नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की एक नवीन पहल के रूप में एक्सप्लेन्ड सत्र को प्रारंभ किया गया है। इस एक्सप्लेन्ड सत्र का नवीन अंक 12 अगस्त 2022 यानी आज शुक्रवार को रात 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें डेटा संरक्षण विधेयक नामक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित क्लास की नोटिफिकेशन को भी सेट करें। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा यूपीएससी की 2023 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नवीन पहल नॉलेज सीरीज का भी प्रारंभ किया गया है। इस नॉलेज सीरीज कार्यक्रम में प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरागत विषयों आदि से संबंधित टॉपिक्स को कवर कराया जा रहा है। इस नॉलेज सीरीज कार्यक्रम के नवीन अंक 13 अगस्त 2022 यानी शनिवार को रात 8 बजे और 14 अगस्त 2022 यानी रविवार को रात 8 बजे भी प्रारंभ होंगे, जिसमें 13 अगस्त 2022 को चर्चा की जाएगी चौरी चौरा कांड पर। इसी प्रकार से नॉलेज सीरीज के 14 अगस्त 2022 यानी रविवार के कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी बौद्धिक संपदा अधिकारों पर। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप इस सीरीज से अधिक स्वयं को जोड़ें और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए उसे निचले सदन के सदस्य के रूप में चुनाव हेतु योग्य होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं। यदि ताकपत्र, पदच्युति, मृत्यु या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है तो रिक्त पद को भरने के लिए पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है केवल एक, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 की उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। इसमें अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूरा होने के कारण सर्जित रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जाएगा। हालांकि इसमें किसी प्रकार की समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 69 के अनुसार प्रत्येक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उनके द्वारा इसके लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो कथन हैं वह हमारे सही नहीं हैं और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में उन्हें एक संक्षिप्त समारोह में शपथ दिलाई गई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। एशियाई हाथी को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। केवल कुछ नर एशियाई हाथियों के दांत होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों में दांत होते हैं। अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रजातियां सवाना या झाड़ी हाथी और वन हाथी हैं। वन हाथी सवाना हाथियों से बड़े होते हैं और उनके दांत बाहर की ओर मुड़े होते हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं।
केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। हाथियों के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि हाथियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। भारत लगभग 27,000 हाथियों का घर है, जो एशियाई हाथियों की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है। जब हम बात करते हैं एशियाई हाथी की, तो एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियां हैं जो भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि एशियाई हाथी का IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार से अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रजातियां हैं, जिनमें सवाना या झाड़ी हाथी और वन हाथी महत्वपूर्ण हैं। इसमें सवाना हाथी दोनों में से बड़े होते हैं। एशियाई हाथियों में केवल नर के दांत होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथी में नर और मादा दोनों में ही दांत होते हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जो पहला कथन है वह सही है, दूसरा भी जो कथन है वह भी सही है, लेकिन जब हम तीसरे कथन की ओर आते हैं तो यह वाला कथन आधा सही है और दूसरा वाला कथन इसमें गलत है, क्योंकि सवाना हाथी दोनों में से सबसे बड़े होते हैं। और चूंकि हमसे सही कथन की पहचान करने को कहा गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। आप इस चित्र में भी हाथियों की 3 प्रजातियों को देख सकते हैं, जिसमें अफ्रीकी सवाना हाथी, एशियाई हाथी और अफ्रीकी वन हाथी को दर्शाया देखा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 39 का संबंध है। संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों का प्रवेश, इजराइल फिलिस्तीन राजनीतिक समाधान, कश्मीर विवाद का समाधान कि इराक से संबंधित स्थिति। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के द्वारा अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह यानी यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए मिशन के प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र का भारत और पाकिस्तान में सैन्य पर्यवेक्षक समूह, जिसे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में कहा जाता है, वह जनवरी 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 39 से उभरा, जिसने भारत और पाकिस्तान के लिए एक संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की। जुलाई 1949 के कराची समझौते ने संयुक्त राष्ट्र स्तर के सैन्य पर्यवेक्षकों की भूमिका को मजबूत किया और जम्मू कश्मीर में स्थापित संघर्ष विराम रेखा के पर्यवेक्षण की अनुमति दी। हालांकि इसके संदर्भ में अब भारत का मानना है कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान की भूमिका 1972 के शिमला समझौते के बाद से पूर्ण हो गई है, जिसने नियंत्रण रेखा या LOC की स्थापना की। हालांकि पाकिस्तान भारतीय तर्क को स्वीकार नहीं करता है और उसने कथित भारतीय संघर्ष विराम उल्लंघनों के खिलाफ यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ शिकायतें दर्ज करना जारी रखा है। इसके विपरीत भारत पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतों के साथ 1972 से इस ग्रुप में आधिकारिक तौर पर नहीं गया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कश्मीर विवाद का समाधान। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलप्रपात और संबंधित राज्य, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक, बरेही पानी जलप्रपात ओडिशा, नोहकलिकई जलप्रपात मेघालय, बजरई जलप्रपात महाराष्ट्र की वेई सोडोंग जलप्रपात मिजोरम। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित हैं। केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 4 और 5, केवल 1, 2, 3 और 4 की केवल 1, 2, 4 और 5। जलप्रपातों के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं कुंचिकल जलप्रपात की, तो यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में अवस्थित है, जो वाराही नदी द्वारा निर्मित है। इसी प्रकार से बरेही पानी जलप्रपात
ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क में अवस्थित एक 2 स्तरों वाला जलप्रपात है। इसी प्रकार से नोहकलिकाई जलप्रपात मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास अवस्थित है, जो पृथ्वी पर सबसे नम स्थानों में से एक है। इसी प्रकार से भंबावली वज्रई जलप्रपात महाराष्ट्र में सतारा जिले में अवस्थित है, जो उरमोदी नदी पर अवस्थित एक जलप्रपात है। इसी प्रकार से वेई सोडोंग जलप्रपात के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह चेरापूंजी मेघालय में अवस्थित है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि शुरू के जो 4 विकल्प हैं वह सही सुमेलित हैं, अंतिम विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1, 2, 3 और 4। आज के द हिंदू में वेई सोडोंग जलप्रपात से संबंधित चित्र प्रकाशित हुआ है। आप इस तालिका में भी भारत के कुछ ऊंचे जलप्रपातों को देख सकते हैं, जिसमें कुंचिकल जलप्रपात, बरेही पानी जलप्रपात और नोहकलिकाई जलप्रपात को देखा जा सकता है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी में बदलने का विकल्प होता है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। इक्विटी में बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या से सही है या है। केवल 1, केवल 2, दोनों की ना तो 1 ना ही 2। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि परिवर्तनीय बॉन्ड निश्चित आय प्रदान करने वाले कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूति हैं, जिसे सामान्य स्टॉक या इक्विटी शेयरों की पूर्व निर्धारित संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तनीय बॉन्ड आमतौर पर सामान्य कॉरपोरेट बॉन्ड की तुलना में कम ब्याज दरों का भुगतान करते हैं, किंतु निवेशक परिवर्तनीय बॉन्ड के स्टॉक रूपांतरण विकल्प के चलते स्टॉक मूल्य में वृद्धि से लाभ ले सकते हैं। इस रूप में ये निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो सकते हैं, क्योंकि परिवर्तनीय बॉन्ड स्टॉक की कीमत में भविष्य में होने वाली वृद्धि से लाभान्वित होते हैं। इसलिए उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि से निवेशकों को फायदा होता है। इस रूप में दोनों के दोनों जो कथन हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट, जो आज के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 और 2021 में काम के घंटे और रोजगार में गंभीर नुकसान का अनुभव किया और 2020 की तुलना में 2021 में भारतीय युवाओं के रोजगार में गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में युवाओं को अधिक नुकसान पहुंचाया है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 से 20 साल की उम्र के बहुत कम उम्र के लोगों के लिए स्थिति विशेष रूप से गंभीर देखी जा सकती है। रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में युवाओं की बेरोजगारी दर 2022 में लगभग 15% तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में अच्छी नौकरियां पैदा करने के साथ ही अर्थव्यवस्थाओं को अधिक स्थिरता व समावेशिता देने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में युवा महिला श्रम बाजार की भागीदारी बहुत कम है और भारतीय युवा महिलाओं ने 2021 और 2022 में युवा पुरुषों की तुलना में ज्यादा बड़े रोजगार के नुकसान का अनुभव किया है। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक श्रम बाजार में युवा भारतीय पुरुषों की हिस्सेदारी 16% है, जबकि युवा भारतीय महिलाओं की हिस्सेदारी महज 5% ही है, जो बेहद चिंता का विषय है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अक्सर सरकारी स्कूलों की तुलना में काफी कम वेतन दिया जाता है।
इसमें ये कहा गया है कि भारत के निजी स्कूलों के शिक्षकों को राज्य क्षेत्र में उनके समकक्षों की तुलना में वेतन का 8वें से आधे भाग के बीच ही भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार से भारत में घरेलू काम का क्षेत्र एक अत्यधिक अनौपचारिक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में मजदूरी बेहद कम है और युवा महिलाएं और लड़कियां दुर्व्यवहार की चपेट में देखी जा सकती हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।